तो उत्तराखंड में यूसीसी समझो आ ही गया। जी हां, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बिल को पेश किया। विधायकों को यूसीसी बिल की कॉपी दे दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। बिल पेश होते वक्त विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी भी की और इसके बाद दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 2 बजे कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल को पुष्कर सिंह धामी ने पेश कर दिया है और यूसीसी बिल की कॉपी विधायकों को भी सौंप दी गई है। बिल पेश होते वक्त विपक्षी सांसदों विधायकों की नारेबाजी। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया आते हैं, जो माननीय के विरोध में हो कृपया लेते हैं। भारी संख्या अनुज्ञा दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। तो हमने आपको दिखाया कि इस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा में एक तरफ जय श्री राम वंदे मातरम के नारों की गूंज सुनाई दी, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने भी जोरदार हंगामा किया। बड़ी खबर इस बीच उत्तराखंड में यूसीसी पर टीवी9 से बोले एसटी हसन। उनका बयान सामने आया, हम कुरान को मानेंगे, यूसीसी को नहीं। तो एसटी हसन एसपी के सांसद ये कह रहे हैं चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए यूसीसी को लाया जा रहा है। पत्नी की मर्जी से दूसरी शादी तो दिक्कत क्यों? 2 शादियां मुसलमानों में कम, हिंदुओं में ज्यादा। डॉक्टर एसटी हसन साहब हमारे साथ हैं। सर, उत्तराखंड में आज जो यूसीसी जो है कानून बनने जा रहा है, बिल पास होने जा रहा है विधानसभा से, आप लोग इसी पक्ष में हैं? देखिए, अगर इसके अंदर कुरान शरीफ के हिसाब से या उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, कुरान की हिदायत के मुताबिक है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी बातें हैं जो हमें कुरान ने हिदायत दी हैं, हम उसे फॉलो करते हैं और आज़ाद हिंदुस्तान में 76 साल से कर भी रहे हैं, किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं आई। तमाम दुनिया के मुसलमान उन हिदायत को फॉलो करते हैं जो कुरान ने हमें दी, क्योंकि हम उसे लास्ट वर्ड मानते हैं, अल्लाह के हिदायत मानते हैं। तो अगर उसके खिलाफ कोई बात नहीं तो हमें क्या एतराज़ है? तर्क दिया जा रहा है जो पर्सनल लॉज है उसमें कई तरह की कमियां हैं, महिलाओं को समान अधिकार नहीं है और इस कानून के बाद सबको समान अधिकार मिलेगा, किसी धर्म के हो, महिलाएं हो या पुरुष हो। देखिए, हम अपनी पैतृक संपत्ति में 1450 साल से बेटियों का हिस्सा देते हैं। कितना देते हैं वो अलग बात है, उसकी भी अलग लॉजिक्स है। वही हमें कुरान में बताया भी गया है, हम वही करते रहेंगे। आप कानून कितने ही बना लें, हम दूसरे तरीक़ों से उसको फॉलो करेंगे। अगर यूसीसी कानून बन गया तो आप लोग नहीं मानेंगे उसे, कुरान को मानेंगे? यकीनी तौर पे हम कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही। इस बीच आप सुन रहे थे एसटी हसन का क्या इस पूरे मसले पर कहना है, लेकिन आपके लिए समझना यह भी जरूरी है कि उत्तराखंड यूसीसी में है क्या कुछ। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के सामने है वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड यूसीसी में क्या कुछ शामिल किया गया। बता दें सबसे पहले, विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था हो, यह है उत्तराखंड यूसीसी में। सूत्रों के हवाले से खबर आपके सामने रख रहे हैं। बहु विवाह पर रोक लगाई जाए, पॉलीगैमी पर रोक लगाई जाए, यह भी इसमें शामिल किया गया। सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। इसके अलावा बता दें आपको, सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल। इसके अलावा तलाक के लिए जो सभी धर्मों में व्यवस्था हो वो एक समान हो, ये भी उत्तराखंड के यूसीसी में है। इसके अलावा पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित किए जाएं, ये भी
उत्तराखंड के यूसीसी में है। साथ ही तलाक में दोनों ही पक्षों के लिए समान नियम हो, एक तरीके के कायदे कानून हो। इसके अलावा बात संपत्ति की जाए तो संपत्ति पर सभी धर्मों में महिलाओं को समान हक का जिक्र इसमें किया गया है उत्तराखंड यूसीसी में। तलाक के बाद बच्चों के संरक्षण तय किए जाए, ये भी यूसीसी में जिक्र किया गया है। इसके अलावा सभी धर्मों में गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, TV9 पर उत्तराखंड यूसीसी बिल की कॉपी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए यहां पर उत्तराखंड बिल की कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है। TV9 पर यूसीसी बिल की पूरी जानकारी है। ये देखिए कॉपी मेरे पास है, कई पन्ने इसमें है, लेकिन महत्वपूर्ण पन्ना इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं क्योंकि यहां पर साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि कारण एवं उद्देश्य क्या है उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का। तो जो पन्ना आपके सामने हम रख रहे हैं उत्तराखंड यूसीसी को लेकर, इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि क्यों उत्तराखंड में यूसीसी लाया जा रहा है, इसका कारण और इसका उद्देश्य। कुछ पंक्तियां मैं इसकी आपको पढ़कर भी सुनाऊंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने यही है कि उत्तराखंड में विधानसभा में यूसीसी बिल की कॉपी पेश कर दी गई है। सभी विधायकों के पास ये कॉपी है, TV9 के पास भी ये कॉपी है। तो देखिए महत्वपूर्ण है, इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख दे। चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उपबंध है तथा इसमें निम्नलिखित प्रावधान है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसे बोल्ड में लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 44 का जिक्र किया गया है जिसमें समान सिविल संहिता का उपबंध है। ऐसे में यहाँ पर जो बोल्ड में लिखा है, एक बार फिर से आपको बता दें, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये यहाँ पर कारण एवं उद्देश्य साफ किया गया है। पुष्कर सिंह धामी का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं। अनुच्छेद 44 के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य में राज्य क्षेत्र के समस्त निवासियों को विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामले में समान रूप से शासित करने हेतु एक समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाना जरूरी है, जिससे राज्य में सभी निवासियों को एक ही विधि से शासित किया जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे थे। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, एसपी सांसद एसटी हसन को केंद्रीय मंत्री बघेल का जवाब भी सामने आ गया है। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं एसटी हसन की सीट मुस्लिम, इसलिए यूसीसी के खिलाफ वो बयान देते रहे। लोकसभा की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल्य है, तो ऐसे बयान मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण करने के लिए दिए। लोकसभा की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल्य है, तो ऐसे बयान मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण करने के लिए दिए जाते हैं। और इस बीच उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने पर TV9 से बोली प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रीय स्तर पर जब आएगा तो जवाब देंगे, ये कहा गया है प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से। पीएम मोदी ने यूसीसी पर चर्चा की बात कही। तो यहाँ पर शिवसेना की सांसद, उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार सुनवाते हैं। खंड में यूसीसी बिल जो है विधानसभा से पास हो रहा है। अब मैं उत्तराखंड के बारे में मैं क्या जवाब दूं? उत्तराखंड के एमपीज देंगे। जिस दिन राष्ट्र में आएगा और जिस दिन उस मंशा से आएगा जहाँ पे महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए और यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब मैं इस पर चर्चा करूंगी। पर सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंच पे कहा था कि यूसीसी की चर्चा होनी चाहिए, अचानक से चुप क्यों हो गए? क्यों देखने लगे कि उन्हीं के खेमों में जो जिन पर भरोसे ये करते हैं कि उनको वोट करेंगे, वो लोग भी प्रोटेस्ट करने लग गए। तो जब चर्चा आएगी पार्लियामेंट में, उस पर खुल के मैं चर्चा करूंगी। तो जो बात प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है वही बात वहां पर हरीश रावत उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि इसे केंद्र यानी राष्ट्रीय स्तर पर पहले लाना चाहिए था, उत्तराखंड में नहीं। अब आपके लिए महत्वपूर्ण है ये समझना भी कि यूसीसी पर किसका क्या रुख रहा है, अब तक कौन सी पार्टी क्या रुख रखे हुए है यूसीसी के पूरे मामले पर। इसको लेकर भी TV9 भारत पर आपके सामने हम महत्वपूर्ण जानकारी रख रहे हैं। पक्ष में बीजेपी है, विरोध में टीएमसी है, जिसका रुख साफ नहीं है वो कांग्रेस और एनसीपी है। पक्ष में शिवसेना शिंदे गुट है साफ तौर पर, और विरोध में आरजेडी है यूसीसी पर। तो यहाँ पर हम ये भी बता रहे हैं वो कौन से दल है जिनका रुख साफ नहीं है, उसमें कांग्रेस और एनसीपी है। इसके अलावा शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो इसके पक्ष में नजर आ रहा है। विरोध में समाजवादी पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है यूसीसी पे। जैसा कि हमने आपको सुनाया था कि एसटी हसन क्या कुछ कह रहे हैं। पक्ष में आरपीआई है, तो विरोध में अकाली दल भी है यूसीसी के। तो कुल मिलाकर यूसीसी पर किसका क्या रुख है ये जानकारी आपके सामने। पक्ष में आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है, तो विरोध में सीपीआई है।
इसके अलावा पक्ष में बीएसपी भी है, तो विरोध सीपीएम की ओर से किया जा रहा है। यूसीसी पर किस दल का क्या रुख है, ये हम आपको बता रहे थे। इस बीच बता दें आपको, पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। और इधर उत्तराखंड में यूसीसी पर भी मौलाना भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मौलाना शाजिद रशीदी ने यहां तक कह दिया है कि मुस्लिम अब चुप नहीं रहेंगे। मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। तो यूसीसी पर किस तरीके से बहस छिड़ी हुई है हम आपको बता रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि बीजेपी के क्या कुछ वादे हैं और उनमें से कितने पूरे हुए, कितने बाकी है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं, 2024 का जो चुनाव है उसके लिए यूसीसी का दाव अब चल दिया गया है। तो बीजेपी के 5 एजेंडे, जिसमें राम मंदिर का जो वादा है वो पूरा कर लिया गया है। 370 को खत्म करने के वादे को भी पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा 3 तलाक खत्म करने का जो वादा था उसे भी बीजेपी ने पूरा किया है। और यूसीसी की जहां तक बात है तो वहां उत्तराखंड से इसको लेकर शुरुआत कर दी गई है। विधानसभा में बिल पेश हो गया है। सीए की बात करें तो जल्द लागू करने का दावा इसको लेकर भी कर दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे। तो इस बीच हमारे साथ हमारे अलग अलग संवाददाता जुड़ रहे हैं। देहरादून से हमारे साथ अवनीश, दिल्ली से आनंद प्रकाश पांडे और दिल्ली से ही पीयूष पांडे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अवनीश का रुख करना चाहूंगी, चूंकि आज विधानसभा में बिल पेश कर दिया गया है। 2 बजे कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। किस तरीके की वहां पर इस वक्त हलचल आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात करें तो? अवनीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है अवनीश, हम आपका दोबारा रुख करेंगे, लेकिन इसको लेकर जो टेक्निकलिटीज है, तकनीकी पक्ष है, उसको समझने के लिए हम पीयूष पांडे का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष। उत्तराखंड में पेश कर दिया गया है यूसीसी बिल, लेकिन इसको लेकर अभी भी कई तरीके की विरोधाभास नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पर पहले खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। आप सीधा यहाँ पर बिल लेकर आ गए हैं, क्या टेक्निकलिटीज है जिसको लेकर पूरा विरोध इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक चर्चा का सवाल है, लंबी चर्चा इस पे की गई है। इस पे बाकायदे समिति बनी थी और उसने चर्चा करने के बाद ही अपनी सिफारिशें उत्तराखंड सरकार को दी। और उत्तराखंड सरकार ने बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए, बहुविवाह पर रोक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, तो गुजारा भत्ता का भी मुद्दा इसी में शामिल है। इसके अलावा उत्तराधिकार अधिनियम, आमतौर पर क्या होता है कि कुछ धर्मों में सीधे तौर पर जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे को ना ही उनका पूरा जो ज़मीन या फिर उनकी संपत्ति मिल पाती है, विरासत मिल पाती है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ही यूसीसी को लाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि बच्चों और महिलाओं के संरक्षण के मुद्दे पर यूसीसी अहम और कारगर है, क्योंकि लगातार जो समिति थी उसने इस मामले पर लोगों से चर्चा की, विशेषज्ञों से चर्चा की, मीडिया में भी बात आई और सबसे अहम बात यह कि धर्मगुरुओं से भी चर्चा की गई, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी इस पर चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर के जहां तक चर्चा का सवाल है, चर्चा की गई और उसके बाद ही सिफारिशों के आधार पर उत्तराखंड सरकार इसे ला रही है। और अहम बात यह है कि बच्चों और महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हुए लाया गया है, क्योंकि कई धर्मों में, खासतौर पर धर्म विशेष की अगर बात करें मुस्लिम धर्म में, तो उसमें बहुविवाह को अनुमति है। और ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो और रहा सवाल बच्चों का, तो गोद लेने की प्रक्रिया मुस्लिमों में नहीं है। तो ये सारी स्थितियों से निपटने के लिए ही यूसीसी उत्तराखंड सरकार की ओर से लाया गया है। और अहम बात यह है
कि इसमें एक चीज का ख्याल रखा गया है कि 13 देशों का भी हवाला दिया गया है। 13 समृद्ध देश जहां पर यूसीसी लागू है, यूसीसी उन 6 देशों में पूरी तौर पर लागू है, जबकि अन्य 7 देश ऐसे दिखाए गए हैं, बताए गए हैं उस बिल में, जहां पर बहुविवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित है, गुजारा भत्ता और बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया तथा उत्तराधिकार अधिनियम भी स्पष्ट है। लेकिन भारत में ये सभी धर्मों पर अलग अलग तरीके से लागू होता है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को छोड़ दें तो बाकी धर्मों पर सीधे तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म पर ख़ास तौर पर कोई भी ऐसा कानून नहीं है जहां पर विवाह या तलाक को लेकर कोई स्पष्टता हो। जो उनका पर्सनल लॉ है उसी के आधार पर वो चलते आए हैं और यही वजह है कि महिलाओं को संरक्षण मिले और जो बच्चे हैं उनको भी उनका पूरा अधिकार मिले। ठीक है, यही वजह है कि उत्तराखंड महत्वपूर्ण बात पीयूष पांडे यहाँ पर बता रहे हैं कि कुल मिलाकर पूरी चर्चा के बाद ही ये बिल लाया गया है। दिल्ली से आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करना चाहेंगे। आनंद, आपकी बातचीत हम सुन रहे थे एसटी हासन के साथ, वो खुलकर इस पूरे मसले पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध किस बात का है? रीति रिवाज पर किसी तरीके का, धार्मिक मान्यताओं पर किसी तरीके का आघात नहीं किया जा रहा है, वो आप पहले जैसे करते थे वैसे अभी भी करेंगे? जी बिल्कुल, डॉक्टर एस टी हसन ने तमाम दलीलें दी कि अभी भी मुस्लिम जो समाज है उसमें बेटियों को उनका हक मिलता है और साथ ही साथ अगर पत्नी जो है बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है या वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो उसके मर्जी से हम दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन आप जो भी देश में अगर कुछ भी फॉलो करते हो, पर्सनल लॉज भी होते हैं, तो उसको कानून के दायरे में होने चाहिए और यही वजह है कि उसको कोडिफाई करने के लिए ये यूसीसी की बात की जा रही है। उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत कर दी है और इसके बाद बताया जा रहा है कि असम और गुजरात भी इसको फॉलो करेगा। और रही बात इस कानून को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए, तो सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि अभी संभावना है कि इस कानून को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में। तो ऐसे में एक बार लीगल स्क्रूटनी हो जाए इस कानून की, तो उसके बाद इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी लाया जा सकता है। और रही बात सुझाव की, तो इस पर लॉ कमीशन बृहद चर्चा कर चुका है। लाखों सुझाव लॉ कमीशन के पास सुझाव और आपत्ति आई। उसके बाद जो कमेटी बनाई थी उत्तराखंड सरकार ने, उसने भी लाखों सुझाव और आपत्तियां ली। तो उन सभी सुझावों को, आपत्तियों को समाहित इसमें किया गया। अगर आप बिल पढ़ेंगे तो उसमें इतना डिटेल में शादी और तलाक, बच्चा गोद लेने, उत्तराधिकार, उनको इतना डिटेल में उसको परिभाषित किया गया। यहाँ तक ही कहा गया कि अगर कोई मान लीजिए उत्तराधिकार की बात है और कोई महिला या पुरुष जो दूसरे स्टेट में चला जाता है तो क्या नियम होंगे, उसको भी इसमें कोडिफाई किया गया। आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि उत्तराखंड के मुसलमानों के मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं यूसीसी को लेकर। इसी पर विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरी मौजूदगी उत्तराखंड के देहरादून शहर में है। इसलिए देहरादून में हूं क्योंकि आज देहरादून में वो हुआ है जो 70 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यानी एक देश एक कानून, सामान्य नागरिक संहिता का जो कानून है उसको लेकर जो कमेटी बनी थी उसने अपनी ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दे दी है। इसको लेकर 2 तरह के स्वर आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उत्तराखंड में मुसलमानों की रखती है, जिनसे मिलने के लिए हम भगत सिंह कॉलोनी में आए हैं। और इन तमाम लोगों को देखिए, ये मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और ये लोग इकट्ठा हुए हैं सिर्फ यूसीसी पर बात करने के लिए, यानी कॉमन सिविल कोड पर बात करने के लिए। बताइए कि कैसे देखते हैं, एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मुसलमानों को इस कानून से बड़ी दिक्कत है, बहुत आपत्ति है। कितने लोगों को आपत्ति है, जरा हाथ उठाकर बताइए। किसी को आपत्ति है? आपत्ति है भैया, आपत्ति है? एक देश एक कानून होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, हमारे धार्मिक मामलों में इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। ऐसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, तो इस बात की खुशी है कि नहीं आप लोगों को? बहुत खुशी है। हाँ, बहुत ही खुशी। होना चाहिए, होना चाहिए। किसी धर्म के खिलाफ तो कानून नहीं है। नहीं, ड्राफ्ट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। और जब ड्राफ्ट आएगा उसमें हम गहनता से उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद जो पता लगेगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं 1400 साल से जो शरीयत के तरीके से चल रही हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत हुई या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हुआ तो इसको सही नहीं माना जाएगा। और अगर लगता है हमें कि हाँ ये ड्राफ्ट जो बनाया गया है बड़ा सोच समझ के दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुसलमान के लिए एक जैसा बनाया गया है। कोई किसी को तलाक देता है तो उसके लिए कोर्ट जाए, कानून का सहारा ले, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कोर्ट से इंसाफ बराबर मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, वही इंसाफ, हिंदू हो या मुसलमान हो। नहीं, सुधार होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सुधार तो पहले से भी मुस्लिम जितना भी वो है अपने ईमान पे, कलाम पाक पे
और ये सारी चीज़ों पे जो है निर्भर है। लेकिन अगर उसका उल्लंघन होगा तो कहीं ना कहीं आवाज तो उठेगी। लेकिन एक देश, एक कानून, एक संविधान होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। अच्छा, देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? भाई संविधान से चलेगा। मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं है कानून ना? मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून नहीं है यहाँ पे, और ना ही मुसलमानों का यहाँ दबाया जा रहा है। एक समान नागरिक कानून लाया जा रहा है, अच्छा लाया जा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? कानून आ रहा है, यूसीसी का कानून आ रहा है, उसमें एक विवाह की कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं रहना है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट फैसला करेगा, और आप छोड़ेंगे तो अपने बच्चों के लिए मुआवजा देंगे, पत्नी के लिए देंगे, माता पिता के लिए देंगे। तो ये अच्छा है कि खराब है? बिल्कुल सही है, ये तो देना चाहिए ना। उसके सजा है, सजा तो इसी देश की बात है ना। बात शादियों में नहीं चली, शादी एक ही ठीक है। ये कानून एक सा होना चाहिए। जैसे मैं इसमें जो नहीं, जैसे मैं जी मुसलमानों के लिए खतरा है और हिंदुओं के लिए अपना आजादी है, बराबर कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून, एक कानून होना चाहिए। ये नहीं जैसे मैं जी इधर अपना पल्ला इधर झाड़ दिया, इधर पल्ला के मैं कस दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म से देश चलता है, संविधान से देश चलता है? संविधान पहले है लेकिन धर्म भी पहले है हमारा। देश किससे चलेगा? पहले है। देश किससे चलेगा? देश चलेगा उससे जो जनता के हित की बात करता हो। तो धर्म से देश चलेगा? तो धर्म से चला रहे मोदी जी। हाँ, कैसे चला रहे? ऐसे चला रहे। कैसे चला रहे? हाँ, धर्म का नाम लेके कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के हरदा में भीषण धमाका हुआ है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, हरदा में भीषण धमाका हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद तेज धमाकों की गूंज यहां सुनाई दी है। धमाके के बाद 2 किलोमीटर तक महसूस हुए हैं भूकंप जैसे झटके। तस्वीरें आपके सामने। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौजूद है, लेकिन धमाके के बाद किस तरीके से इस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, ये देखिए। और इस बीच ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हम यहाँ बिग वॉल पर लेकर आए ताकि आप समझ सके कि किस तरीके की अफरा तफरी का माहौल एकाएक यहाँ हो गया। आग की ऊंची लपटें, पटाखों का शोर यहाँ साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। आसपास यहाँ जो लोग हैं देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाइक पर सवार लोग थे वो भी यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और भूकंप के झटकों जैसा एहसास इस पूरे इलाके में लोगों को हुआ है जब एकाएक लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, क्योंकि यहाँ पर हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जो है आग लगने के बाद जिस तरीके से धमाका हुआ 2 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि भूकंप के झटकों जैसा एहसास हुआ है। इसीलिए यहाँ पर लोगों को साफ तौर पर आप तस्वीरों में भागते हुए देख सकते हैं। जो शख्स यहाँ वीडियो बना रहा था वो भी किस तरीके से यहाँ सिहर उठा, साफ तौर पर वीडियो से समझा जा सकता है, क्योंकि ये पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से एकाएक डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें। जब ये आग कुछ शांत हुई, यहाँ धुएं का गुबार कितना ऊंचा साफ तौर पर नजर आ रहा है। आसपास यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा यहाँ पर कैसे पेश आया। पटाखा फैक्ट्री में आग और धमाके की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शुभम गुप्ता जुड़ गए। शुभम, ये कैसे हुआ पूरा हादसा और इस वक्त किस तरीके के हालात पूरे इलाके में? देखिए, ये फैक्ट्री शहर के बीचों बीच स्थित है और हरदा शहर में ही फैक्ट्री है। धमाका हुआ, इसके बाद लोगों ने वहां पर देखा और जो जानकारी मिली है, जो वीडियोस आए हैं उसके मुताबिक आप देखिए कि जोर से कंपन हुआ, भूकंप जैसा लोगों को एहसास हुआ और उसके बाद जब देखा तो अफरा तफरी का माहौल था। बस्ती एक तरह से इसके आसपास के इलाकों में है। जो कांग्रेस के हरदा के जिला अध्यक्ष हैं ओम पटेल, वो हमारे साथ है। क्या जानकारी आपके शहर की आपको अभी तक? अभी जो फैक्ट्री में जो बड़ा हादसा हुआ है उससे काफ़ी जनहानि हुई है और बहुत सारे सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी सूचना आ रही कि डेथ हुई है और ये अवैध रूप से संचालित थी और शहर के वार्ड में थी, जो हरदा नगर पालिका का वार्ड है बेरागढ़, उसके अंतर संचालित हो रही थी। इसकी फैक्ट्री है क्या? अवैध फैक्ट्री है ये? इसकी आप लोगों ने कभी शिकायत की थी इससे पहले ऑफिशियली जिला प्रशासन को? पहले भी इसकी कई बार शिकायत हो चुकी है। इसके पहले भी एक बार हादसा हो चुका वहाँ, उसमें भी 2-4 लोगों की पहले भी डेथ हो चुकी है। ये राजू अग्रवाल के नाम से ये अवैध फैक्ट्री थी और ये पूरी जिला प्रशासन की नाक के नीचे फैक्ट्री चल रही थी। उसके बाद भी जनता ने भी कई बार शिकायत करी, उसके बाद भी पूरी घोर लापरवाही जिला प्रशासन की है। तो फिलहाल कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि इससे पहले भी जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की गई थी,
मगर उस पर जिला प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री किस तरह से हो सकती है, उसे दूर करने को लेकर भी आवेदन निवेदन किए गए थे, मगर इसके बावजूद वो फैक्ट्री चलती रही। इससे पहले भी कई बार वहाँ हादसे हो चुके थे और आज एक बड़ा हादसा है। अभी तक आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए मध्य प्रदेश के हरदा से सामने आई है, जहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है और जो जानकारी मिल रही है 2 किलोमीटर के इलाके में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ पर लोग किस तरीके से एकाएक भागते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, ये देखिए आप जरा वीडियो। एक बार फिर से 2 तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में किस तरीके से जोरदार धमाका हुआ, आसपास अफरा तफरी का माहौल देखा गया और खबर ये आ रही है कि यहां पर अस्पताल में भी अफरा तफरी है क्योंकि बड़े स्तर पर जनहानि हुई। और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली में सियासत की। दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के नेताओं और केजरीवाल के करीबी स्टाफ के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार आग बबूला है। केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज छापेमारी के दौरान ही ईडी और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए गए सवालों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। आने वाले दिनों में ईडी को लेकर सियासी संग्राम और ज्यादा दिल्ली में बढ़ सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आम आदमी पार्टी के आरोपों पर ईडी सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी के आरोप निराधार हैं, बेसलेस हैं, ये ईडी सूत्र कह रहे हैं। आरोपों पर लीगल एक्शन ले सकती है ईडी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने ईडी पर गवाहों को धमकाने और सबूत मिटाने के गंभीर जो आरोप लगाए थे उस पर अब ईडी लीगल एक्शन ले सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो ईडी पर गवाहों को धमकाने, सबूत मिटाने के आरोप आतिशी की ओर से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया गया और इसके बाद अब जो बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, ईडी इस पर लीगल एक्शन लेने की तैयारी। देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं? पिछले 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जेल में बंद क्यों हैं? उनके सांसद संजय सिंह जेल में बंद क्यों हैं? जवाब दें आतिशी। आप ये कहकर न्यायालय की अवमानना कर रही हैं। साक्ष्य है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। एक बार जांच सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप अस्पतालों में दवाई नकली देते हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला करते हैं, आप लैब्स और जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नकली देते हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है कि सीटी स्कैन, 3 करोड़ की आबादी है दिल्ली में, 6 सीटी स्कैन काम कर रहे हैं, आपके ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे। किसी चीज़ का डर नहीं है, इंसानियत बिल्कुल आपने ख़त्म कर दी है। इतने सारे घोटालों के सरताज अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को शर्मसार किया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की छापेमारी पर आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। ईडी ने गवाहों को धमकाकर उनके बयान लिए, ये आम आदमी पार्टी के आरोप है। ईडी ने पूछताछ की सीसीटीवी से ऑडियो को डिलीट कर दिया। दिए बयान से कोर्ट में अलग पेश किया गया, ये भी आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया। ईडी पूछताछ का वीडियो ऑडियो के साथ जारी करे
ईडी के एक्शन पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। ईडी मीडिया के बजाय कोर्ट में जवाब दे, ये कहना आम आदमी पार्टी का। आपको घोटालों पर जवाब देना होगा, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। कि 2 साल हो गए, 2 साल में हमारे किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी नेता से एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। कहां कहां इन्होंने छापेमारी नहीं कर ली और पूरा का पूरा केस ही फर्जी है। अब सामने आ रहा है कि क्योंकि ये पूरा केस बयानों पे आधारित है, सरकारी गवाहों के बयानों पे आधारित है, जिसमें उनको कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस भी नहीं मिला उन बयानों से। जो बयान कोर्ट ईडी में सबमिट कर रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है उन बयानों से जो विटनेसेस ने दिए। तो ये बेहद गंभीर है। एक विटनेस ने बताया कि कोर्ट के सामने बताया कि जो बयान ईडी ने उनका पेश किया कोर्ट में, वो बयान बिल्कुल डिफरेंट है जो उन्होंने वीडियो में बोला था। तो जब वीडियो और ऑडियो मंगवाई गई तो पता चला कि ऑडियो ही डिलीट है और हमें पता चला कि उन्होंने सब जगह से ऑडियो डिलीट कर दिया है और अपनी मनमर्जी के बयान सबमिट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा केस ही फर्जी। आम आदमी पार्टी की कई नेताओं के घर ईडी ने रेड की और ये रेड दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले को लेकर है। मैं याद करा दूं दिल्ली के लोगों को, ये वही घोटाला है जिसको अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को काम दे रखा है और इसमें हजारों करोड़ रुपया वो लूट रहे हैं।